वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम या बेस रूल या बेस लॉ या बेस रीजनिंग सब एक ही चीज है, ठीक है। और ये करती क्या है, बेस थ्योरम का काम क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड करती है। ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के अंदर अनसर्टन नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए, उसको फाइंडिंग्स के लिए अपना बेस रूल बना के देती है। अब प्रोबेबिलिटी में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी काय की ढूंढते हैं हम, अनसर्टेनिटी की। अब अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए, जो भी है उसका आंसर आपको निकलता है, प्रोबेबिलिटी से निकाल देते हो। हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने देखा कि लोग बच्चे जो है वो इंग्लिश और मैथ्स को पसंद कर रहे हैं, उसके अंदर हमने आंसर भी निकाला और देखा 57% उसका आंसर है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बेस थ्योरम उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, क्योंकि बेस थ्योरम तकरीबन सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लेती है। प्रोबेबिलिटी रीजनिंग के या प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इतनी आसान नहीं होती, प्रॉब्लम्स और मुश्किल होती हैं। अब वो हम देखेंगे किसके अंदर, बेस थ्योरम के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बेस थ्योरम का बेस रूल कैसा होता है और इससे स्टैटिस्टिक्स कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे स्टैटिस्टिक्स बन के उसको कैसे एप्लीकेशन में इन्वॉल्व करते हैं और कैसे उसको आगे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। और किसी भी दो रैंडम इवेंट्स के बीच में, मान लीजिए कोई एक इवेंट है ए नाम का और कोई एक इवेंट है बी नाम का, इन दोनों के बीच में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमने देखी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी देखी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है कि किसी भी एक इवेंट की खुद की प्रोबेबिलिटी कि क्या ए इवेंट जो है, ये ए नाम का जो इवेंट है इसके होने की प्रोबेबिलिटी बता दी हमने और बी नाम की प्रोबेबिलिटी बता दी। लेकिन कंडीशनल में क्या होता है कि कंडीशंस देखी जाती हैं, उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखी जाती है और साथ में देखा जाता है कि एक के ऑकरेंस से दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम देख चुके हैं। अब बेसियन इंटरफेरेंस जो होता है, बेसियन इंटरफेरेंस जो बेस थ्योरम का जो फंडामेंटल होता है, वो एक्चुअल में काय पे लगता है, बेसियन स्टैटिस्टिक्स पे। जो बेसियन स्टैटिस्टिक्स है उससे हम कैलकुलेशन करते हैं और दो बातें निकालते हैं। हम दो बातें जो निकालते हैं वो होती है पी ए बाई बी और दूसरे निकालते हैं पी बी बाई ए। इसमें आप समझ रहे होगे, मैंने बताया भी था कि जो पीछे लिखा जाता है वो हो चुका है और ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हो। मतलब अगर पहला स्टेटमेंट को पढ़ूं तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, और इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग ऑफ बी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ ए, मतलब ए के खत्म होने पे बी की क्या प्रोबेबिलिटी बचती है। और रियल टाइम सिचुएशंस के अंदर हम इसी तरह से इसको अपडेट करते जाते हैं और प्रिडिक्शंस लगाते जाते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम निकाले जाते हैं। और जो भी नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाती है ना, वो इसके अंदर हम अपेंड करते जाते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। हमने ऐसा मान के चले कि कोई एक बंदा है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके एज के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं हम कि इसको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, ऐसा जो स्टडीज में देखा गया है कि जो कैंसर है वो डिपेंडेंट रहता है थोड़ा सा एज पे। बिकॉज कैंसर के अगर सेल्स होते भी हैं और वो बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कैंसर के सेल्स हावी हो जाते हैं और बाद में फिर डायग्नोसिस होता है और फिर बाद में जो भी उसका इलाज होता है। कहने का मतलब ये है कि कैंसर जो है, इफ कैंसर करस्पॉन्डिंग्स टू वंस एज, तो अब बेस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें दिखाना है, हमें ये बताना है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ एज। मतलब किसी एक बंदे की एज को हम डालें और पता लग जाए कि हमें कैंसर का कितना प्रोबेबिलिटी है। अब जाहिर सी बात है, देखिए हर व्यक्ति को तो कैंसर होता नहीं है, और जाहिर सी बात है वो कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, वो रीजन पे हम बायोलॉजिकल रीजन पे जाने नहीं वाले। हम तो यहाँ मैथ्स की तरफ से आए हैं और हमें सिर्फ इतना करना है, हमें सिर्फ डिराइव करके बता देना है। तो बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम को डिराइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी इवेंट ए की विथ नॉन इवेंट बी। मतलब इवेंट बी के मालूमात होने के बाद आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें दो बातें आती हैं, इसमें दो बातें आती हैं कि पहले तो मैं अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दो प्रकार से निकाली जाती है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दो तरह से होता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक तरीका और है कि पी ए बाई बी इज पी बी ए और पी ए। अब ये आया कहां से, ये फार्मूला एक्चुअल में यहीं से आया है, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे ना, तो आपने लिखा था यहाँ पे आपकी जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी थी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अपॉन जो ए बाई बी था, उसमें पी भी आ गया था। ऐसा कुछ फार्मूला आपने पढ़ के आए होंगे, आपने प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में ये फार्मूला पढ़ा होगा।
अब अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें अगर मैं ये वाली जो नीचे वाला आइटम है यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या बन जाएगा, पी बी अपॉन ए, और पी ए मल्टीप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है ये वाली टर्म, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा तो पी ए अपॉन बी, पी बी वो ये वाली टर्म है। और ये दोनों कैसे इक्वेट हुए, कैसे इक्वेट हुए, ये आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है उससे इक्वेट हुए। ठीक है, अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को अगर इक्वेट हुए हैं तो इसको मैं अगर एक इक्वेशन के टर्म में रखूं तो ये ऐसा दिखेगा, पी ए अपॉन बी पी बी, पी ए अपॉन बी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए इंटू पी ए। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लीजिए मुझे इससे फॉर्मूला डिराइव करना हो ए बाय बी का, ए बाय बी का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, पी बी बाय ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, एक्चुअल में यही है आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला, और यह जो है इसी को बेसियन रूल कहते हैं। ये जो है यही बेसियन रूल है, और ये काफी सारे मॉडर्न एआईज के अंदर यूज हो रहा है। जब भी आपको किसी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है ये, और ये फार्मूला बड़ा ही नायाब है। उस फार्मूले को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए। इसको नाम दे देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर ए। और एक्चुअल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यही होता है। ये तो एक सिंपल सा हमने फार्मूला दिया जिसमें हमने बताया कि भाई कैसे आपकी दो चीजों, दो इवेंट ए और बी जो है, ए और बी के हैपनिंग के हिसाब से आपने ए और बी से ए जा सकते हो, और वहां से आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये फार्मूला जो है ना, इस फार्मूले के अंदर जो टर्म्स हैं वो मैं एक एक करके समझाता हूँ। मैं उस टर्म को समझाने के लिए सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, पी ए अपॉन बी। वो ध्यान से देखिएगा, पी ए अपॉन बी, ये बात तो तय है कि बी हो चुका है और ए को होना बाकी है। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर कब होती है, पोस्टीरियर जब होती है जब इवेंट हो जाता है या इवेंट चल रहा होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। मतलब आपने कुछ खांसी आई आपको, ठीक है, इसका मतलब खांसी आई, इसका मतलब एविडेंस है। उसके बाद आपने उसकी हाइपोथेसिस टेस्ट करी, मतलब आपने बुखार आया, अपने आप को चेक किया, आपको गर्म लगा, उसके बाद आप कंक्लूजन पे, हाइपोथेसिस पे गए कि आपको बुखार है या मलेरिया है या डेंगू है या जो भी तरह का, चिकनगुनिया है, जिस तरह भी तरह का बुखार होते हैं सारे नाम ले देता हूं मैं। मतलब कहने का मतलब ये कि एविडेंसेस आ गए हैं। ये बी जो है वो क्या है, एविडेंस है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई है, और ए जो है वो हाइपोथेसिस है जो कि बताती है कि एविडेंस के आने के बाद, आपने बोला ना पोस्टीरियर विच वी नीड टू कैलकुलेट, and it will be read as probability of hypothesis A when we have occurred evidence B। जब आपके पास एविडेंसेस आ गए उसके बाद, मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनको चिकन वो हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, मीजल्स हो जाते हैं। तो मीजल्स होने की वो क्या है कि जैसे आपने देखा कि आपकी स्किन पे कोई लिख रहा है डॉट्स, तो वो एविडेंस हुआ। वो एविडेंस को देखते साथ ही आप भागते हो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर आपको बता देता कि आपको ये बीमारी है। मेरे ख्याल से आपकी ब्लड रिपोर्ट या जो भी सैंपलिंग होती है ना मेडिकल साइंस में, जितनी भी टेस्टिंग होती है, वो सारे क्या होते हैं, वो बी की फाइंडिंग्स होती है, मतलब एविडेंस की फाइंडिंग, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ हैविंग अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज। मतलब वो कोई पर्सन है जो कि ये टेस्ट करना चाहता है कि उसको कैंसर है या नहीं है, तो वो एविडेंस कैसे मिलेगा, पहले उसके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो ये हुआ पी ए अपॉन बी। अब इसका थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, पी बी अपॉन ए। पी बी अपॉन जो है ए है उसको कहते हैं लाइक्लीहुड। उसको क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड। अब ये लाइक्लीहुड क्या बोला है, तो मैं लाइक्लीहुड बताता हूं। लाइक्लीहुड क्या है कि आपको हाइपोथेसिस आपकी ट्रू हो गई, ऐसा मान ले कि आपने मान लिया कि यार मुझे तो हो गई कोई बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हो गई, ठीक, मैंने अपने दिल में सोच लिया कि हाँ हो गई, ठीक। उसके बाद अब मैं जा रहा हूं एविडेंसेस कलेक्ट करने। मतलब मुझे जरा सा पेट में दर्द उठा, तो मैंने अपने आप को सोच लिया कि यार मुझे तो हर्निया हो गया, या मुझे कुछ
कुछ और बीमारी हो गई, मैंने खुद से ही सोच लिया। और ऐसा नहीं है कि वो गलत बोलो, भाई हो भी सकता है कि वो आप कैलकुलेट करने या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, तो ये मतलब एविडेंस को बाद में कैलकुलेट किया जाता है और पहले से अजम्पशन लगा दिया जाता है, और अजम्पशन का मतलब ही तो लाइक्लीहुड है। मतलब आपने बॉडी का टेम्परेचर भी चेक नहीं किया, पहले से ऐसा मान लिया कि आपको बुखार है, हाइपोथेसिस मान लिया कि हाँ मुझे तो बुखार है, और फिर लाओ थर्मोमीटर निकाल के लाना। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग एविडेंसेस पे नहीं जाते, हम लोग मुंह का मजा कड़वा हुआ और हम समझ लेते हैं कि हमें बुखार है, और हम फिर क्या करते हैं उसके लिए, फिर डायग्नोसिस के लिए कोशिश करते हैं कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर को नापा जाए। तो कहने का मतलब ये दो बातें अलग अलग। नंबर एक जो है वो क्या है कि पोस्टीरियर मतलब ये कि आपने क्या किया, आपने ऐसा मान के चले कि आप विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, और उसके बाद उसके ट्रैक रिकॉर्ड को आप एनालाइज कर रहे हैं, और उसके जितने भी इनिंग्स हैं, उनके जितने भी रन हैं, उसको आप देख रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या कहती है, दूसरी बात ये कहती है कि यार जिसका जिसका मतलब जो ए है, अगर ए ट्रू है, मतलब ये विराट कोहली है, तो इसके एविडेंसेस को फाइंड आउट करें, मतलब एविडेंसेस को निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। दोनों में अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अलग चीज है। एक में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि एविडेंस आ जाता है कि आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, एंड देन आपने बोला कि हाँ ये बंदा विराट कोहली हो सकता है। और दूसरे में क्या है कि दूसरे में आपने इसको मान लिया कि हाँ ये विराट कोहली, उसके बाद उसके एविडेंसेस पे जा रहे हो। तो एविडेंसेस को प्रूव करना या हाइपोथेसिस को प्रूव करना, ये दोनों इस तरह से आता है। अब इसमें बाकी बचे हुए ये दो एलिमेंट तो मैंने आपको समझा दिए, बचे हुए पी और पीबी। पी और पीबी जो है वो प्रायर प्रोबेबिलिटी है ए की, और बी जो है वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है बी की। तो कहने का मतलब ये कि ये प्रोबेबिलिटी का सीधे सीधे एविडेंसेस हैं। और अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक जनरल टर्म में बात करें, और इसको अगर मैं शायद इस टर्म में लिख लूं, मतलब इस फॉर्मूले को मैं फिर से रीराइट कर रहा हूं, मैं लिखता हूं पी बी। मैं अगर इसको लिखना चाहूं कुछ इस तरह से, पी बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी बाय ए आई। आइए टर्म की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल इसको भी ऐसे रीराइट कर सकता हूं मैं कि पी बी इज इक्वल टू पी बी ए आई। अगर मैं इसको ऐसा मान के चलता हूं तो बेस फॉर्मूले के अंदर इसको पुटअप करता हूं मैं। अब जब मैं बेस फॉर्मूले के अंदर इसको पुटअप करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा पी, सॉरी एक आई टर्म नहीं, आई एक टर्म और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं ये वैल्यू, तो ये आंसर क्या आएगा ए इक्वेशन के अंदर, पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी बाय ए इंटू पी ए अपॉन, क्योंकि ये तो आईएथ वैल्यू के लिए थे ना पीबी, क्योंकि पीबी तो मार्जिनल वो है ना, पीबी के लिए मेरे पास क्या है, एविडेंसेस एक नहीं हो सकता ना, एविडेंसेस तो 2 4 6 8 हो सकते। देखिए हाइपोथेसिस एक होती है हमेशा, लेकिन एविडेंसेस, मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि ये जो है वो क्या है, ये हाइपोथेसिस है, ये आपका कयास जैसे कहते हैं हाइपोथेसिस, और ये क्या है, ये है एविडेंस। आप मुझे बताइए कि बुखार के अंदर सिर्फ आप टेम्परेचर चेक करके मान लेते हैं कि आपको बुखार है, और भी तो पैरामीटर्स होते होंगे। टेस्ट क्या क्या लगता है, डॉक्टर एक ही टेस्ट करता है, डॉक्टर 2 3 टेस्ट करता है चेक करने के लिए कि भाई अगर बुखार है तो कैसा है, बुखार की वेरिएशन कैसा है, वो मतलब वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि बेस थ्योरम के अंदर जो लास्ट में लिखा था ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, लेकिन बात यहाँ पे एविडेंसेस की हो रही है। तो इस पीबी को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, और इस पीबी को मैं कैलकुलेट करूंगा, तो पीबी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पुटअप करना पड़ेगा, और यहाँ पे जब ये पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा समेशन, क्योंकि एक एविडेंस की बात नहीं हो रही, आई वेरीज फ्रॉम 1 to k, कितने भी एविडेंसेस हो सकते हैं, पी बी अपॉन ए, ये इसको भी ए आई पी, इसको ए आई कर देता हूँ, इसको ए आई कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला फॉर्मूला पी ठीक है। फॉर्मूला क्या बना, पी ए आई इंटू पी बी अपॉन ए, और समेशन ये वाली वैल्यू जो थी पीबी की यहाँ पुटअप करी। तो आपकी ये जो चीज है ये कैसे बन गई, ये एविडेंसेस ऐसे बन गए अब कि आपके पास A1 A2 A3, अगर हाइपोथेसिस भी एक से बढ़कर एक आगे तक है,
और एविडेंसेस भी आपके पास उसके लिए एग्जॉस्टेड हैं, तो आप कैसा फार्मूला यूज करोगे बेस थ्योरम का। अब हम बेस रूल की कुछ और बातें करते हैं। बेस रूल में आपने देखा कि हम लोग पी बी अपॉन ए को निकाल रहे हैं, पी बी अपॉन ए को निकाल रहे हैं, और एक्चुअल में ये क्या है कि पी बी अपॉन ए के हिसाब से हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास तीन चीजें जो है हमें मिलके सामने आ रही हैं। अच्छा, इन तीनों में क्या है, ये जो चारों एलिमेंट हैं, पी बी अपॉन ए हुआ, या पी ए अपॉन बी हुआ, या पी ए हुआ, ये पी बी हुआ, न्यूमेरिकल जो है वो हमेशा अलग अलग टाइप के आते हैं। और इवन रियल टाइम में भी मुश्किलात ऐसी होती है कि हमेशा आपको अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में रखा जाता है। बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी टर्म दी हुई है और कौन सी टर्म हमें निकालनी है तो चारों प्रोबेबिलिटी लेकिन अलग अलग टाइप की। एक कहती है कि साहब मैं ए की प्योर हूँ, एक कहती है मैं बी की प्योर हूँ, और एक कहती है कि बी के होने के बाद मेरी क्या है देखते हैं, और दूसरी कहती है कि ए के होने के बाद मेरी क्या है वो देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा मैं अगर इसको जनरल टर्म में रखूं, इसको एक जनरल टर्म में रखूं, और बेसियन रूल को थोड़ा सा मैं रीराइट करूं, और नोन केस और अननोन केस के हिसाब से अगर बात करूं कि आपको या तो अननोन कॉज और नोन कॉज के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज इफेक्ट, मतलब पहले आपको इफेक्ट हुआ और उसके बाद आपने उसकी कॉज की प्रोबेबिलिटी निकाली। जैसे मान लो आपको खांसी चली, तो आपने सोचा कि आपको सर्दी हो गई, तो खांसी एक इफेक्ट था, और कॉज मतलब आपको सर्दी हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि खांसी होने के हर खांसी को सर्दी बोलते हैं। दूसरा, इसको इक्वेट करेंगे काय से, इफेक्ट कॉज, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट। ये फार्मूला आप ध्यान रखें, और इस फार्मूले के बेसिस पे मेरे ख्याल से आप तकरीबन हर तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। और अभी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे भी जिसके अंदर ये इंप्लीमेंट होता हुआ भी दिखेगा। खैर, मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस एक बेसिकली एक बीमारी होती है ब्रेन की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो गर्दन है ना, नेक जो है आपकी स्टिफ हो जाती है, और वो इलाज उसका होता है, हो भी जाते हैं सही लोग, और वो इलाज होता है उसके बाद फिर स्टिफनेस उसकी खत्म हो जाती है। स्टिफ मतलब बिल्कुल सीधी हो जाती है गर्दन, और उसके बाद फिर आपको ऐसे मूव ऑन करने के लिए दिक्कत आती है, गर्दन को फ्लेक्सिबिलिटी से आप मूव नहीं कर सकते। तो मेनिंजाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके बारे में डॉक्टर्स को पता है, डॉक्टर्स को पता है कि मेनिंजाइटिस में होता क्या है। अच्छा, ये भी मालूम है कि डॉक्टर को इस फैक्ट के बारे में सब कुछ मालूम है, इस बीमारी के बारे में मालूम है कि मेनिंजाइटिस के अंदर स्टिफ नेक हो जाती है, और ये 80% टाइम तक सही है। मतलब अगर किसी की बंदे की स्टिफ है नेक, तो 80% इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उसको मेनिंजाइटिस है, या उल्टा बोल लो, मेनिंजाइटिस है अगर, तो 80% लोग ऐसे होंगे जिनको गर्दन उनकी स्टिफ रहेगी। तो ये क्या है कि वो इन सारे चीजों से, इन सारे फैक्ट से अवेयर है। मतलब मुझे तो खैर नहीं पता मुझे मेनिंजाइटिस है कि नहीं, मैं गर्दन स्टिफ हुई मेरी, मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर ने जैसे मुझे देखा स्टिफ गर्दन के साथ और यहाँ पे एक पट्टा बांधे हुए देखा, वो समझ गया कि मुझे शायद 80% चांसेस है कि मेनिंजाइटिस हो, या किसी और वजह से भी हो सकती है। मान लीजिए मैं गलत सो गया, तो उस वजह से तकिया रख लेते हैं हम लोग, कई बिस्तर सही से नहीं होता हमारा, बेड पे उल्टे सीधे सो जाते हैं, तो हम गर्दन वैसे भी टेढ़ी जाती है। लेकिन स्टिफ नेक लेके मैं पहुंचा जैसे, तो उसने ऑटोमेटिकली समझ गया कि यार आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस कि 80% चांसेस तो है कि तुम्हारे को मेनिंजाइटिस है, और वो मेनिंजाइटिस का टेस्ट भी कराएगा या जो भी है, वो बात की बात है। अब यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस डिसीज है, उसकी नॉन प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/30,000, 1/30,000। और नॉन प्रोबेबिलिटी एक और है कि पेशेंट के पास क्या है, 2% पेशेंट जो है उनके पास स्टिफ नेक है, 2% पेशेंट ऐसे पेशेंट है कि वो उनकी नेक जो है वो स्टिफ है। अब मैं धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि पी जब ए है, ए जो है वो क्या है, आपका प्रपोजिशन है, और वो प्रपोजिशन क्या है कि बंदे की गर्दन जो है स्टिफ है, स्टिफ नेक। ए को मैंने बोला स्टिफ नेक, और बी को बोला कि बी है अगर, तो उसका मतलब उस प्रपोजिशन का नाम होगा मेनिंजाइटिस है उसका, MENINGITIS। अब यहां पे आपको कैलकुलेशन कुछ करना है, वो कैलकुलेशन कैसे करना है अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए पी ए अपॉन बी, देखिए क्या है, पी ए अपॉन बी मतलब मेनिंजाइटिस हो गया,
मेनिंजाइटिस हो गया, उसके बाद पीए की प्रोबेबिलिटी मतलब स्टिफ नेक की प्रोबेबिलिटी, स्टिफ नेक की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है 80% मतलब 0.8। उसके बाद पीबी, पीबी आपको दिया है 1 बाय, पीबी मतलब क्या दिया है 1 बाय, पीबी मतलब मेनिंजाइटिस की प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो 1/30,000 मतलब 30,000 लोगों में एक को होता है। उसके बाद उसने लिया पीए, पीए ऐसा पाया गया है कि जो स्टिफ नेक है वो 2% लोगों की होती है, तो 0.02। आप मुझे बताइए किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास गिवन डेटा है, बस उसको उठा के पटक दीजिए। तो मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा पी बी बाय ए, पी बी बाय ए का फॉर्मूला होगा क्या, पी ए अपॉन बी, पी बी और पी ए, ये सारी वैल्यूज जब मैं पुटअप करूंगा तो बनेगा फॉर्मूला क्या, पी ए इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय पी बी दैट इज 1/30,000 होल अपॉन पी ए दैट इज 0.02। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 0.00133333। बड़ा डेसिमल में बड़ा खराब है। तो ये काय का आंसर आया है, पी बी अपॉन ए का, काय का आंसर आया पी बी अपॉन ए का। जरा मैं पी बी अपॉन ए को फिर से पढ़ के सुनाऊं, पी बी अपॉन ए इज कि पर्सन हैज स्टिफ नेक, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के ने क्या देखा, स्टिफ नेक। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्टिफ नेक पर्सन टू हैव मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, दैट इज 0.133। इसको मैं और अच्छे लफ्जों में अगर इसको 750 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा 1। 750 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे प्रपोजिशन कुछ इस तरह से बनेगा कि एक बंदे को 750 में से एक बंदे को मेनिंजाइटिस डिसीज होता है अगर उसकी स्टिफ नेक है, विच मीन्स कि एक बंदा अगर स्टिफ नेक लेके जैसे मान लो 750 लोग पहुंच रहे हैं तो उसमें से एक बंदा ऐसा होगा जो कि मेनिंजाइटिस होगा, 1 आउट ऑफ 750। मतलब आप लोग प्लीज मत घबराइएगा, कभी स्टिफ नेक होगी तो शायद आप उस 750 में नहीं आ रहे होंगे और मतलब वो जो एक बंदा है वो आप नहीं होगे, कोई और होगा। तो इसलिए स्टिफ नेक का मतलब जो है वो इतना प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए आपने क्या निकाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाला पी बी अपॉन ए। तो अब हम देखेंगे एक दूसरा एग्जांपल इसी का, और इसी जिसमें बेस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं तो इसी का एक एग्जांपल और देखेंगे, और वो है एक स्टैंडर्ड जो डेक होता है कार्ड का, प्लेइंग कार्ड का, वो एक स्टैंडर्ड कार्ड का जो डेक होता है उसके अंदर जितने भी होते हैं, जैसे उसके अंदर टोटल होते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर 13-13 कार्ड के पत्ते जो होते हैं वो 4 अलग अलग तरह के होते हैं। अब इन 13-13 के अंदर क्या खासियत होती है, इन 13-13 में जो फेसेस होते हैं, जो फेसेस होते हैं वो होता है किंग का, क्वीन का, जैक का, और उसके बाद फिर वो सीक्वेंस चालू हो जाती है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एस का, ठीक है। तो कुल मिला के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या कहती है कि फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन, एक सिंगल कार्ड को उठाया गया। अब द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज किंग, अब भाई जाहिर सी बात है एक 4 के अंदर 4 ही किंग होंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप देखेंगे तो 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी किंग आने की वो मिलेगी क्या, 4/52। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब वो बोल रहा है कि देन कैलकुलेट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए आप फॉर गेटिंग किंग और फेस की, विच मीन्स कि जो भी आपने ड्रॉन कार्ड, जो फेस जो आपने कार्ड्स निकाले हैं वो सारे फेस के कार्ड हैं, और फेस के कार्ड जो हैं वो किंग है। अब आप जानते हो कि फेस के कार्ड कितने होते हैं, 3 ही होते हैं हर उसमें। अब जब 3 होते हैं तो वो 3 आपने जैसे कार्ड निकाले तो आपने क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि आप कार्ड निकालोगे फेस का आएगा और वो फेस जो होगा वो किंग का ही होगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, मतलब पहले बात तो कार्ड जो हो वो फेस वाला हो, उसके बाद ये बाद क्या हो वो कार्ड किंग वाला भी हो।
क्योंकि फेस कार्ड जो होते हैं वो 3 ही होते हैं किसी भी उसमें, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, कुल मिला के 12 कार्ड होते हैं जो फेस वाले होते हैं, बाकी सारे नंबर्स वाले होते हैं। खैर अब यहाँ पे मैं इसकी ये फार्मूला निकालना है, तो मुझे मालूम है मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस किंग, ये निकालना है पहला तो, और ये निकालने के बाद मुझे क्या लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, उसके बाद मुझे यहां पे क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस, ये मैं दे देता हूं इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन जो है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, और इसका नाम मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम क्या देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, यही इक्वेशन मेरी बेस इक्वेशन है, इसी के अंदर मैं वैल्यू डालता जाऊंगा और मुझे मालूम चल जाएगा कि भाई अगर मैं कार्ड्स निकालता हूं और उसमें से अगर फेस आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि फेस के साथ साथ किंग भी आ ही जाए, क्योंकि फेसेस तो क्या है, क्वीन और जैक भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग आने की प्रोबेबिलिटी आप जानते हो क्या है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52। इसको मैं और अच्छे से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या निकल आया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, ठीक है। उसके बाद फेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस, अब फेस में किंग भी होता है, क्वीन भी होता है, जैक भी होता है। अगर आप देखोगे तो इसको मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि 3 और 3 6 और 12/52 ऐसा कुछ होना चाहिए था ये, लेकिन इसको अगर आप, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस है, सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं उससे ऊपर जो उसकी आउटकम आ रहा है वो। इसको जरा अगर आप थोड़ा सा और इसको नॉर्मलाइज करोगे, इसको थोड़ा सा अगर आप नॉर्मलाइज करोगे तो 3/13 हो जाएगा। दो आंसर मिल गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मिल गया। अगर मान लो फेस बाय किंग निकाल दिया मैंने तो काम हो गया। अब जरा मैं फेस बाय किंग जो है इसको पढ़ लेता हूँ प्लीज। अगर मैं फेस बाय किंग को सही से पढ़ पाया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आ चुका है और फेस, अब देखिए कितनी उल्टी बात कही, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस पता करनी है और आपका किंग ऑटोमेटिकली आ चुका है। अरे भाई जब तुम्हारा किंग आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो किंग जो है वो फेस ही तो है, वो तुम प्रोबेबिलिटी देख रहे हो किसकी, फेस की। हाँ फेस को अगर आ चुका होता है उसके बाद तुम कहते कि किंग की, तो बात समझ में आती कि भाई फेस तो 3 होते हैं तो 3 में से एक किंग होता है। लेकिन जब तुमने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो किंग की, उसके बाद अगर तुम उसको फेस बोलोगे तो वो तो 1 होगी ना, वो तो सिंपल सी बात है। नॉर्मल मतलब हाईएस्ट सर्टेनिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया ना सर्टेनिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1। भाई 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा तो ठीक है, समझ में आता है 1/3 प्रोबेबिलिटी कि आपके किंग क्वीन और जैक आपके फेसेस आ गए, उसमें से किंग सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 समझ में आ रही है। लेकिन जब आप किंग उठा रहे हो तो वो तो ऑटोमेटिकली फेस का पार्ट है ना, तो इसीलिए ये इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को उठाता हूँ और इस फॉर्मूले में पुटअप करूंगा तो ये मिलेगा मुझे P किंग अपॉन फेस इज 1, इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर P किंग इज 1/13 अपॉन P फेस इज 3/13। सिंपल से लफ्जों में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा 1/3। ये है 1/3, मतलब इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज किंग। अगर मान लीजिए आपने फेस कार्ड लिया उसको किंग आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और ये बात हकीकत है कि आप इसको किसी भी तरह से देखें तो अब मैं से छोड़िए इस सवाल को, बेस थ्योरम को अपन ऐसे देखते हैं कि 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 कार्ड है, आपने उठाए 12 में से 12 मतलब 12 उसकी क्या हुआ टोटल आउटकम हुए, और किंग कितने हैं इसमें 4, तो 4/12, 4/12 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। और ये बात सही है, हम ढूंढ भी क्या रहे थे, हम ढूंढ भी तो वही रहे थे कि भाई तुम फेसेस उठाओ और प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे फेसेस आएंगे, तो फेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी टोटल फेसेस कितने हुए, नंबर ऑफ फेसेस कितने हुए वो, और उसके अंदर से किंग आए, ये लीजिए आंसर इसका। तो ये था बेस थ्योरम। अब हम देखेंगे इसमें आगे कि बेस थ्योरम हम एआई में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल बेस थ्योरम थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।